बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स लेक्चर नंबर 2 में। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में इन डिटेल पॉलिटिका से स्टार्ट किया, ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिक्स की डेफिनेशन, मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न नेशन स्टेट्स में पॉलिटिक्स की डेफिनेशन, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हिस्ट्री, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल साइंस में यूटिलिटी के ऊपर डिटेल में बात की। आज हम बात करेंगे कि कैसे तारीखी तौर पर स्कॉलर्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस के या थिंकर्स जो हैं सोशल एंड बिहेवियरल साइंस के, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने किस मेथडोलॉजी को, किस अप्रोच को, किस वे ऑफ थिंकिंग को फॉलो करते हुए डिफरेंट ममालिक की कंपैरिजंस किया, एनालॉजीज की या तकाबल किया, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलप की। इसमें हमें दो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस मिलती हैं। एक अप्रोच को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, या यू कैन से दैट इसको क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। द सेकंड अप्रोच इज साइंटिफिक अप्रोच और उसको बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा एक लेक्चर है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैंने डिटेल में थ्योरी और अप्रोच की किस तरह बिल्डिंग होती है, किस तरह अप्रोच बिल्डिंग की जाती है सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज में, थिंकर किस तरह कोई अप्रोच डेवलप करते हैं, थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, थ्योरी कैसे डेवलप होती है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो आईआर हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो कोई और सोशल या बिहेवियरल साइंसेज या लिबरल आर्ट्स का एरिया हो, वहां पर अप्रोच या थ्योरी बिल्ड कैसे होती है, उसमें डिटेल में मैंने बात की है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं अप्रोच और थ्योरी की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, या अप्रोच कैसे डेवलप करता है कोई भी इंटेलेक्चुअल या कोई भी थिंकर, उस पर तो इतनी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको, ताकि लेक्चर आपके लिए बड़ा इजी हो जाए, सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो अप्रोच है, इसको अगर आम अल्फाज में, आम अंदाज में अंडरस्टैंड करना चाहें तो अप्रोच का मतलब होता है द वे यू सी थिंग्स, the way you observe your environments, or the overall mindset of an intellectual or a thinker or a scholar, जिस mindset को जहन में रखते हुए, जिस approach को जहन में रखते हुए वो डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज या डिफरेंट किस्म के एनालिसिस बिल्ड करता है, उससे थ्योरीज बिल्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अप्रोच की एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दूं, तो मेरे पास ये बोया माइक का एक ये पाउच मेरे पास अवेलेबल है। नाउ अगर मैं इसको इस तरफ टर्न कर देता हूं तो आपको कैमरे में बोया लिखा हुआ नजर नहीं आता। इट इज द अप्रोच और द वे, जिस अंदाज में, जिस जगह से ये कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है, उस जगह से इसका ये वाला पोर्शन तो नजर आ रहा है, बट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल इसी तरह अप्रोच भी ऐसी ही होती है कि कोई स्कॉलर तारीखी तौर पर इवेंट्स को किसी और एरिया से, किसी और अप्रोच से, किसी और लेवल से देखता है, कोई स्कॉलर किसी और लेवल से देखता है। जिस तरह अगर हम बहुत से स्कॉलर्स के बारे में देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो बहुत से स्कॉलर्स ने पॉलिटिकल साइंस को फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंड किया है। बहुत से लोग हिस्टोरिकली डिफरेंट इवेंट्स और वॉर एंड पीस एंड गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में बात करते हैं। बहुत से स्कॉलर्स हमें नजर आते हैं जो कहते हैं एम्पिरिकल डाटा होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, सर्वेज होनी चाहिए, उसके एनालिसिस हमारे सामने रखते हैं और फिर वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये हर एक की अपनी अपनी अप्रोच है। इसी तरह जो कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है, इसमें जो डिफरेंट किस्म के ममालिक हैं, नेशन स्टेट्स हैं, तारीखी तौर पे ग्रीक सिटी स्टेट से लेकर आज तक की मॉडर्न नेशन स्टेट में डिफरेंट किस्म के जो कंपैरिजंस किए जाते थे, वो डिफरेंट अप्रोचेस या डिफरेंट माइंडसेट के अकॉर्डिंगली किए जाते थे। तो हमें जो कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन में दो मेजर अप्रोचेस मिलती हैं। एक अप्रोच को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल या क्लासिकल अप्रोच, और सेकंड अप्रोच को हम बोलते हैं साइंटिफिक या बिहेवियरल अप्रोच। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल यानी क्लासिकल अप्रोच के बारे में, कि किस तरह ट्रेडिशनल स्कूल या क्लासिकल स्कूल या स्कॉलर्स ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल
ने इंटरनेशनल जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की आपस में कंपैरिजन किया, डिफरेंट मुल्कों का कंपैरिजन किया, मुल्कों के स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन किया, गवर्नेंस का कंपैरिजन किया, वहां की लेजिस्लेटिव सिस्टम्स का कंपैरिजन किया, वहां के जुडिशियल सिस्टम और जस्टिस का कंपैरिजन किया, वहां की जो पॉपुलेशन है उनके बिहेवियर्स का कंपैरिजन किया, वो किस वे से ट्रेडिशनलिस्ट इसको फॉलो करते थे और किस तरह कंपैरिजन करते थे। प्रोफेसर सीसी मैक्सी कहते हैं कि जो सोशल साइंसेज हैं, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस, इसमें दो किस्म की अप्रोचेज ही होती हैं। एक अप्रोच को हम डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं और दूसरी किस्म की अप्रोच को हम इंडक्टिव अप्रोच या इंडक्टिव मेथड कहते हैं। नाउ डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसमें स्कॉलर जो जितने भी इंटेलेक्चुअल या स्कॉलर्स हैं उनके सामने जो भी डाटा अवेलेबल होता है, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल एविडेंसेस उनके सामने होते हैं, उनके सामने डिफरेंट किस्म के कंट्रीज के कंपैरिजन्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के लेजिस्लेशन उनके सामने होती हैं, डिफरेंट किस्म के कानून साजी यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्रीज के उनके सामने होते हैं, वहां के एग्जिस्टिंग गवर्नेंस के सिस्टम्स होते हैं, उनको सामने रखते हुए वो डिड्यूस करते हैं, यानी उससे इन्फर करते हैं, उनसे वो रिजल्ट्स निकालते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरी मेथोडोलॉजी है कंपैरिजन करने की कौमों के दरमियान, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हो, तो वो होती है इंडक्टिव स्टडी। नाउ इंडक्टिव मेथोडोलॉजी या इंडक्टिव स्टडी क्या है, ये लेटेस्ट स्टडी है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आज के मौजूदा मौरूजी हालात मुल्कों के देखे जाते हैं, वहां पे कानून का सिस्टम देखा जाता है, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कैलकुलेशंस की जाती है, फैक्ट्स और फिगर्स ली जाती हैं, सर्वेज करवाए जाते हैं, डाटा लिया जाता है, फिर उसी डाटे को उससे मिलते जुलते, अगर अंडर डेवलप किसी कंट्री का ये डाटा है तो किसी अंडर डेवलप कंट्री के साथ उस मुल्क का डाटा लेके उसकी आपस में एनालॉजी यानी कंपैरिजन किया जाता है। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, जिसमें आप कोई चीज नई प्रोड्यूस करके उस सिस्टम के अंदर दाखिल कर देते हैं और एक लेटेस्ट स्टडी सामने आ जाती है। तो डिडक्टिव मेथड में बेसिकली डिड्यूस किया जाता है और इंडक्टिव मेथड में एक नई थ्योरी भी प्रोड्यूस की जा सकती है, बाज का एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज हैं उसको रिबट भी किया जाता है। तो ये तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी थी कि डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड क्या है। अब हम सवाल ये रेज कर सकते हैं कि जो ट्रेडिशनलिस्ट थे या जो क्लासिकल अप्रोच के लोग थे, ये स्कॉलर्स जो थे या थिंकर्स जो थे, जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देख रहे थे, वो कौन सा मेथड फॉलो करते थे? तो वो लोग डिडक्टिव मेथड फॉलो करते थे। वो खुद से कोई सर्वे नहीं करते थे, कोई डाटा इकट्ठा नहीं करते थे, कोई स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करके नई बात नहीं करते थे, बल्कि उनके पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स उस वक्त मौजूद होते थे, जिस तरह हम अक्सर अरिस्टोटल की बात करते हैं जिन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आगाज किया, तो उस वक्त अरिस्टोटल जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, छोटी छोटी पॉलिसीज थी या छोटी छोटी उस वक्त के सिटीज थे, अलग अलग आजाद इंडिपेंडेंट, वहां जिस जिस तरह की हुकूमतें चलती थी, जिस तरह वहां गवर्नेंस की जाती थी, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर अवेलेबल थे, उनका आपस में जो कंपैरिजन किया करते थे, उस मेथड को डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो आज हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे डिडक्टिव मेथड, यानी जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोच में किस तरह कोई भी जो सोशल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट या स्कॉलर होता है, वो किस तरह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करता है। नाउ ये जो देखने का जाविया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को या कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को, ये आज इतना ज्यादा कार आमद नहीं है। आज के जो स्कॉलर्स हैं वो ज्यादातर साइंटिफिक या बिहेवियरल अप्रोच को फॉलो करते हैं, और बहुत से स्कॉलर हैं जो मिक्स मेथड को भी फॉलो करते हैं। कहीं पर वो डिडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंगली मुल्कों का कंपैरिजन करते हैं, उनकी हिस्टोरिकल और उनके इंस्टीट्यूशनल जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स तारीखी तौर पर अवेलेबल हैं, और फिर साथ साथ नया एम्पिरिकल डाटा, नए सर्वेज करवाते हैं, नई कैलकुलेशंस होती हैं, नए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं, नए किस्म की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड फाइंडिंग्स आती हैं उसको भी इनपुट करते हैं और मिक्स मेथड को फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक और चीज भी बता दूं जो रिसर्चर के लिए बड़ी जरूरी है, कि जो हम नॉर्मली थीसिस पे काम करते हैं, चाहे वो मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी का हो, उसमें भी एक क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, क्वांटिटेटिव होती है। तो क्वालिटेटिव डिडक्टिव मेथड होता है और क्वांटिटेटिव बेसिकली इंपिरिकल एविडेंसेस कलेक्ट करके, डाटा कलेक्ट करके आपने अपने नैरेटिव या अपने हाइपोथेसिस को स्ट्रेंथन करना होता है। तो अब चलते हैं जी ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ। थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड डेवलप कर दिया। ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनलिस्ट जो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं वो कौन लोग हैं? तो तारीखी तौर पे हमें नजर आता है
कि प्लेटो, अरिस्टोटल, उसके बाद निकोलो मैकियावेली, होब्स, जैक्वस रूसो, इवन के कांट, मिल और बहुत से लोग जो कि ऑलमोस्ट 18वीं सदी तक 19वीं सदी तक जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे काम किया, वो ट्रेडिशनलिस्ट ही थे और ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते थे। नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे काम करती है? वो कहता है जी ट्रेडिशनल अप्रोच इंक्लूड फिलोसॉफिकल, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड्स। यानी जब ट्रेडिशनलिस्ट मुल्कों का कंपैरिजन करते हैं या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं, तो वो इन 4 तरीकों से कंपैरिजन करते हैं या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। नंबर 1, वो फिलोसॉफिकली चीजों को देखते हैं, कंपैरिजंस करते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन करते हैं, उसके साथ साथ वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखते हैं, उन मुल्कों की तारीखों के ऊपर फैक्ट्स फिगर्स उठाते हैं, तारीखी तौर पे हुकूमतें कैसे काम करती थी, और उसके साथ साथ फिर वो कंपैरेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो हम इन चारों के चार मेथड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेथड जो हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच के स्कॉलर्स फॉलो करते हैं, दैट इज philosophical method. Now what is philosophical method? ये अभी इतना ज्यादा इसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, यहाँ तक के निकोलो मैकियावेली के दौर तक ये फिलोसॉफिकल मेथड से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, पॉलिटिकल थिंकर हुआ करते थे, वो मुल्कों के कंपैरिजन करते थे। फॉर एग्जांपल, उस दौर में किसी भी तरह का जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम हुआ करता था, हुकूमत साजी हुआ करती थी, गवर्नेंस हुआ करती थी, अदालत के निज़ाम होते थे, अदलिया होती थी, लेजिस्लेशन होती थी, या जो वोटिंग का सिस्टम होता था, उस पर इतनी कंपैरिजन मुल्कों का आपस में नहीं किया जाता था, बल्कि रियलिटी के ऊपर बहस की जाती थी, एग्जिस्टेंस के ऊपर और नथिंगनेस के ऊपर बहस की जाती थी, विर्चू इज नॉलेज, नॉलेज एंड विर्चू, इसके ऊपर बात की जाती थी, और आइडियल किस्म की रिपब्लिक की बात की जाती थी, जिस तरह प्लेटो की भी आइडियल रिपब्लिक हमें मिलती है, जहां पर वो आइडियली 3 लेयर्स या 3 स्ट्राटा बनाता है, जिसमें सबसे ऊपर वो विजडम को रखता है। तो वो कहता है मेरी आइडियल रिपब्लिक इस कंपैरेटिव एनालिसिस, जो मुल्कों का मैंने एनालिसिस किया है या सिटी स्टेट्स का एनालिसिस किया है, इसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक ऐसी रिपब्लिक होनी चाहिए जिसमें विजडम, यानी वो लोग जो पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल हैं, वो सबसे ऊपर हों, और वो मुल्कों के पॉलिसी मेकिंग किया करे, डिसीजन मेकिंग किया करे, और उनमें से एक फिलोसफर किंग निकले। जो सेकंड लेयर है उसमें वो कहता था ये वो लोग होंगे जो कि मुल्कों की जो मार्शल रेस जिसको कहते हैं, जो लड़ने वाले होंगे, जो फौजों का किरदार अदा करेंगे और मुल्क का डिफेंस करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी को देखेंगे। और तीसरी लेयर पे वो कहता था ये वो लोग होंगे जो आर्टिसन होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से काम करते हैं, मर्चेंट, बिजनेसमैन होते हैं। और इन 3 लेयर्स पर अगर बैलेंस बना दिया जाए, जो जिस एबिलिटी और जिस कैपेबिलिटी का है उसको उसी लेयर में रखा जाए, तो यही जस्टिस भी होगा और ये आइडियल रिपब्लिक इसी तरह काम करती चली जाएगी। तो ये उसकी एक आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग थी रियासतों के कंपैरिजन करने की और उससे डिड्यूस करने की कि इस तरह की रियासत मार्ज़े वजूद में आनी चाहिए। तो जितना भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी का, उसमें ज्यादा से ज्यादा सुपरस्टिशंस के ऊपर बात की जाती है, बिलीफ्स के ऊपर बात की जाती है, मोरालिटी के ऊपर बात की जाती है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल मेथड को देखते हैं, दैट वन इज के किसी भी मुल्क में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इंस्टीट्यूशनलिस्ट क्या करते हैं, या जो ट्रेडिशनल स्कूल को फॉलो करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेथड को अडॉप्ट करते हुए कंपैरेटिव स्टडी मुल्कों की करते हैं, तो वो देखते हैं फॉर एग्जांपल 3 मुल्कों का उन्होंने आपस में अगर कंपैरिजन करना, तो उन तीनों ए बी सी, इन तीनों ममालिक के इंस्टीट्यूशन की वो स्टडी करेंगे। अब इंस्टीट्यूशन की वो कैसे स्टडी करेंगे, उन तीनों मुल्कों की आइन साजी किस तरीके से हो रही है, अच्छा उन तीनों मुल्कों में आपस में जो भी गवर्नमेंट के सिस्टम है वो किस किस किस्म के चल रहे हैं, क्या वहां पर ओलिगार्की है, क्या वहां पर डेमोक्रेसी है, क्या वहां पर मोनार्की है। फिर उन मुल्कों के इंस्टीट्यूशन में अदलिया किस तरीके से काम कर रही है, क्या वो एग्जेक्टिव के अंडर है, क्या वो सेपरेट है, ये इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशन है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो अवेलेबल हैं, जो मुल्कों के अंदर इदारे बने हुए हैं, इंस्टीट्यूशन है, स्टेट जिसके ऊपर खड़ी होती है, इनकी स्टडी किया करते थे इंस्टीट्यूशनलिस्ट तारीखी तौर पे, और फिर मुल्कों का आपस में कंपैरिजन इसके अकॉर्डिंगली होता था। लेकिन यहां पर इंस्टीट्यूशनलिस्ट एक चीज को इग्नोर कर देते थे हिस्टोरिकली, दैट वाज कि वो उस मुल्क के लोगों के बिहेवियर को, ट्रेंड को
नहीं स्टडी करते थे कि ए बी सी इन तीनों ममालिक में लोगों का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन लेवल क्या है, बिहेवियर क्या है, किस लेवल के लोग वोटिंग में आ सकते हैं, क्या शहरी लोग ही सिर्फ वोट डालेंगे या गांव या देहात या रिमोट एरिया यानी आपके जो रूरल एरियाज है वहां भी वोटिंग होती है, वहां वोटिंग ट्रेंड कैसा है, क्या ट्राइबल चीफ को ही फॉलो वो करते हैं या इसके अलावा वहां पर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन किस तरह होती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस तरह होती है, उस वोटिंग बिहेवियर के अलावा इंटीग्रेशन ऑफ देयर सोसाइटी किस लेवल की है, फिर वहां पर जो वोटिंग एज है वो कौन सी है, क्या मर्द वोट डाल सकते हैं, क्या औरतें वोट डाल सकती हैं, किस एज ग्रुप के लोग वोट डाल सकते हैं, सिटीजन नॉन सिटीजन और स्लेव्स का स्टेटस क्या है। तो इस किस्म के कंपैरिजंस नहीं किए जाते थे इंस्टीट्यूशनल मेथड के थ्रू, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की स्टडी ही की जाती थी। तो इस वजह से भी यहाँ पर जो उस दौर की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी उसमें कुछ गैप्स आ जाते हैं कि आगे उतनी ज्यादा डेवलपमेंटल अप्रोचेस हम तक नहीं पहुंच पाती कि उस वक्त का बिहेवियर्स क्या थे। उसके बाद आ जाती है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड काफी हद तक इंस्टीट्यूशनल मेथड से मिलता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें जरा सेपरेट सी थी। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल मेथड में स्कॉलर्स क्या किया करते थे कि जब वो ट्रेडिशनली मुल्कों का कंपैरिजन करते थे तो उनकी हिस्ट्री से उनके बारे में इंफॉर्मेशन पिक करते थे, हिस्टोरिकली किस किस किस्म की रेजीम्स यहाँ पर रही, किस किस किस्म की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स रही, उन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उसके दूसरे मुल्क की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करते थे। वहां पर जिस किस्म का जो गवर्नेंस का सिस्टम था हिस्टोरिकल फैक्ट्स उससे उठाते थे, लेकिन यहाँ पर जो एक वो सेपरेट किस्म का काम कर गए जो कि काफी ज्यादा बाद में वेग भी रहा और काफी ज्यादा लूप होल क्रिएट कर गया कि जितने भी स्कॉलर्स ने हिस्टोरिकल वे से ट्रेडिशनल कंपैरिजन किया है या ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए मुल्कों की आपस में कंपैरेटिव स्टडी की है, ये हिस्टोरिकल स्कॉलर्स जितना भी काम करते थे ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन स्टेट्स के बारे में करके गए हैं। यानी कि इन्होंने नॉन यूरोपियन स्टेट्स का कभी कंपैरिजन ना आपस में किया, ना यूरोपियन स्टेट्स के साथ किया, ना नॉन यूरोपियन स्टेट्स के इंस्टीट्यूशंस, ना नॉन यूरोपियन स्टेट्स का गवर्नेंस सिस्टम, ना नॉन यूरोपियन स्टेट्स के जो पॉलिटिकल लोगों के बिहेवियर्स हैं उसके ऊपर इन्होंने कोई हिस्टोरिकल फैक्ट सामने रखे, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन स्टेट्स का आपस में कंपैरिजन करते रहे, वो भी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथे नंबर का जो मेथड इस्तेमाल होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में या क्लासिकल अप्रोच में, इसको हम कंपैरेटिव मेथड कहते हैं। ये मेथड सबसे पहले अरिस्टोटल ने इसको फॉलो किया। इस मेथड में क्या किया जाता था, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका कि मुल्कों के इंस्टीट्यूशंस का आपस में कंपैरिजन किया जाता था, उनके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन किस तरह रियासत बन के आई है और अब किस मुकाम पे पहुंची है, रियासत में मौजूद कौन कौन से सेगमेंट एफ्लुएंशियल हैं, फोर्सफुल हैं, ताकतवर हैं, रियासत में जो कानून साजी हो रही है वो किसके इंटरेस्ट को सर्व करती है, रियासत के अंदर डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशन जो हैं, डिफरेंट किस्म के सोशल और फाइनेंशियल ग्रुप्स जो बने हैं उनका क्या रोल होता है, रियासत के जो डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह काम करते हैं, तो इनका आपस में कंपैरिजन किया जाता था। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सी लूप होल्स थी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें जो कंपैरेटिव स्टडी की जाती थी ये मौजूदा हालात और हिस्ट्री को देख के तो की जाती थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न नेशंस की ही की गई, यूरोपियन नेशन की गई, नॉन यूरोपियन नेशंस पे कोई काम नहीं किया गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, इस अप्रोच की बेसिक जो पिलर्स क्या थे, टीनेट्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, या इसका क्रिटिसिज्म क्या बनता है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच को अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल अप्रोच बेसिकली तो कंपैरेटिव स्टडी थी उस दौर के हिसाब से, हिस्टोरिकली जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलप होकर हम तक पहुंची है। लेकिन अगर आज के दौर में इसको देखा जाए या साइंटिफिक और बिहेवियरल अप्रोच के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये नॉन कंपैरेटिव थी, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ चंद एरियाज, चंद इंस्टीट्यूशन, चंद हिस्टोरिकल फैक्ट्स का ही किया जाता था, ज्यादातर को खास कंपैरिजन नहीं था। और उस वक्त की जो कंपैरेटिव और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स थी, दूसरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टैटिक थी, यानी वो कोई नई चीज, नई बात उसमें नहीं कर पाते थे। जिस तरह मैंने अभी बात की कि वो एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, जितने भी स्कॉलर्स, जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हम देखते हैं, जितने भी वेस्ट के हम थिंकर्स देखते हैं, वो वोटर बिहेवियर के ऊपर बात नहीं कर रहे। वही स्टैटिक एक वे है जो उनके एंसेस्टर से स्कॉलरली चला आ रहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं।
वो कभी भी इंटरेस्ट एग्रीगेशन और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन लोगों की किस तरह हो रही है उस पर बात नहीं कर रहे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जब मुल्कों के साथ डिफरेंटली कंपैरिजन किया जाता था तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं और क्या चेंज आ सकता है उसके ऊपर वो बात नहीं करते थे। तो जहां तक हम ट्रेडिशनल अप्रोच का क्रिटिसिज्म देखते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच एसेंशियली एक ऐसी अप्रोच है जिससे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिस्क्रिप्टिवली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी हर स्कॉलर ने हर एक इंटेलेक्चुअल ने हिस्टोरिकली जो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करता है या ट्रेडिशनल स्कूल को फॉलो करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, मुल्कों का कंपैरिजन करने के लिए, उसने सिर्फ वाकयात को नरेट ही किया है, उसने सिर्फ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को बयान ही किया है। उनकी आपस में एनालॉजी, उनका कंपैरिजन करके उससे को खातर खा रिजल्ट नहीं प्रोवाइड किए, प्रोड्यूस किए, और ना कोई नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट किया है या नया कोई ऐसा सिस्टम दिया है जो प्रैक्टिकली हो। नंबर 3, डायनामिज्म नहीं था। जो एवोल्यूशन हो रही थी मुल्कों के अंदर, रियासतों के अंदर, पूरी दुनिया में, जब उनका कंपैरिजन किया जाता है तो कोई नई चीज भी सामने आती है, मुल्कों में नए निजाम भी आ रहे थे। जिस तरह मॉन्टेस्की का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है सेपरेशन ऑफ पावर का, यानी जो जुडिशरी है और जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जेक्टिव है, ये किसी एक हाथ में नहीं होने चाहिए। यानी मोनार्क ही चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, मोनार्क ही चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री नहीं होना चाहिए, और मोनार्क के पास ही लेजिस्लेशन का राइट नहीं होना चाहिए। जिस तरह के किसी दौर में पोप के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती थी, तो पोप और पोपेसी को और स्टेट के इदारों को अलग अलग करने की बात हमें नजर आती। तो मॉन्टेस्की कहता था कि सेपरेशन ऑफ पावर हो, एक इदारे का अलग हेड हो और वो दूसरे इदारे को आंसरेबल ना हो। जिस तरह जुडिशरी सेपरेट हो, लेजिस्लेचर जो कि कानून साजी करता है वो अलग हो, एग्जेक्टिव्स वो अलग हो। तो इस तरह की बात कहां पर हो रही थी, किन मुल्कों ने इसको फॉलो किया, उनके इसमें रिजल्ट क्या थे, उस मुल्क की पॉपुलेशन की सोशलाइजेशन क्या थी, उनकी डेवलपमेंट क्या थी, तो इसके ऊपर ट्रेडिशनल स्कूल में कोई खास बात नहीं की गई, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक किस्म के माइंडसेट के साथ हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल और इंस्टीट्यूशनल वे को फॉलो करते हुए आपस में कंपैरेटिव स्टडी किया करते थे। तो स्टूडेंट, ये थी ओवरऑल ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे साइंटिफिक और बिहेवियरल मॉडल को, जिसको एम्पिरिकल मॉडल भी कहते हैं, एम्पिरिकल अप्रोच भी कहते हैं। और आज की दुनिया में जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, मुल्कों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल डाटा होता है जिससे हम बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, नई थ्योरी सामने आ सकती हैं। इंशाल्लाह ताला होपफुल के आपके लिए लेक्चर फ्रूटफुल होगा और आपके पास कुछ नए पॉइंट्स इस लेक्चर से आपको मिले होंगे। इंशाल्लाह इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।